हेलो फ्रेंड्स, स्टेम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से विश्व का भूगोल पे जो हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग उस पे जो हम लोग पृथ्वी पे हम लोग भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अब हम लोग उस पे दिन और रात से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दिन और रात कैसे होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ना, जिस वजह से दिन और रात होता है। जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है उस वजह से, और पृथ्वी का शायद 23 डिग्री झुकाव की वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो देखिए, किस तिथि को रात और दिन बराबर होगा? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश में। तो फिर सूर्य जो है जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत होती है तो फिर वो क्या होता है ना, दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में शायद 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, शायद 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य फिर वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। तो फिर सूर्य एक बार जो है 21 मार्च को, ठीक है, उत्तरायण होता है, और 21 मार्च से उत्तरायण होता है, और 21 जून को फिर वो कर्क रेखा पे लंबवत रहता है। ठीक, उसके बाद दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है, और 22 से 23 सितंबर को, लगभग 23 सितंबर को जो है फिर से पुनः भूमध्य रेखा पे लंबक चमकता है, और यह मकर रेखा पे जो 22 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो फिर सूर्य है वो दो बार मकर हुआ, तो एक हो गया 21 मार्च के दिन और एक हो जाता है 22 या 23 सितंबर के दिन। तो फिर उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन आप देख के बता सकते हैं। तो 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च के दिन जो है वो सूर्य भूमध्य रेखा ना, विषुवत रेखा पे लंबा चमकती है, तो जिस वजह से दिन और रात बराबर होगा, है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विषुव या इक्विनाइक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो कब कब ऐसा दो काल है जब दिन और रात बराबर होता है, जो कि हम लोग अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए। तो फिर वो 21 मार्च को सूर्य है वो भूमध्य रेखा के लंबवत रहता है, और 23 सितंबर को जो है सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत रहता है। तो यही दो वो तिथि है जो सूर्य जो है विषुवत रेखा के लंबा चमकता है, और दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो वर्ष भर, सालों भर दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों में से एक है जो वृहद वृत्त भी है। भूमध्य रेखा क्या है? तो सबसे बड़ा वृत्त है ना, सबसे बड़ी लाइन है ये, लगभग 40,090 किलोमीटर ये लंबा है ना। इसके आसपास के क्षेत्र में वर्ष भर रात और दिन जो है लगभग 12 घंटे के होता है इसके आसपास वाले अक्षांश में। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा से ये उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो है दिन और रात की अवधि मौसम के अनुरूप बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन, और दक्षिणी गोलार्ध के में मकर संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, तो वो विषुवत रेखा पर होता है। देखिए, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा रात होता है। ठीक है, जबकि विषुवत रेखा पर जो दिन और रात की अवधि में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जहां वर्ष भर जो है वो 12 घंटे के ही दिन रहते हैं। ठीक है, अतः क्या हो गया, स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफी अधिक रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो वो जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा में। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है ना, कब होता है? जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे लंबक चमकता है ना, जून के महीने के दूसरे पखवाड़े में होता है। यह सामान्यतः जो 20 से 21 जून को क्या होता है ना, सूर्य कर्क रेखा पे लंबक चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो कब होता है वो जब मकर रेखा पर सूर्य लंबक चमकता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उत्तरी गोलार्ध पे, तो जून के महीने के दूसरे पखवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन तब होगा जब सूर्य जो है वो मकर रेखा पे लंबक चमकेगा। कब? तो 22 दिसंबर को। फिर वो 22 दिसंबर को। ठीक है, फिर वो 22 दिसंबर होगा। वही पूछेगा, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूर्य है 21 जून को कर्क रेखा पे लंबक चमकेगा, तो मकर, तो फिर क्या होगा ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, है ना। तो यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो फिर देखिए, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन दिन होगा? तो ऐसा नहीं है ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बनना चाहिए था ना। तो फिर देखिए, 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पे लंबक चमकता है, और इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में फिर वो दिन बड़ा होता है। वही 21 जून को फिर वो कर्क रेखा पे सूर्य लंबक चमकता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो फिर किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो 21 जून को हो सकता है, 21 जून हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर रहता तो फिर पीछे ऐसा क्वेश्चन हो जाता। तो 21 जून को फिर क्या होता है ना, सबसे बड़ा दिन होता है जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य फिर वो मकर रेखा पे 22 दिसंबर को लंबक चमकेगा, तो क्या होगा, तो इस गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा। तो ऑप्शन 22 दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर में फ्रेंड सूर्य मकर रेखा पे लंबक चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी?
तो फिर वो अकेश जिनको क्या होता है, सूर्य है कर्क रेखा पे लंबा चमकता है और सूर्य एकदम एक सीध हमारे सिर के ऊपर होगा, तो फिर क्या होगा ना, हमारा छाया शैडो जो है वो सबसे छोटा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड्स पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन बने हैं इससे। ठीक फ्रेंड्स, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो फिर ये ओ स्मिड है ना, ओ स्मिड ने यह सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। ठीक है, जेम्स कल्पना ना, ये जेम्स जीन जो है वो ज्वारीय परिकल्पना का ठीक है, एफ होयल एवं लिटी लटन ने नव तारा परिकल्पना का तथा ओटो स्मिथ है ना, ये ओटो स्मिथ ने जो है वो अंतरतारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, ओटो स्मिथ की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रह की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की वायु निर्धारित करने के लिए। पृथ्वी की वायु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम मतलब रेडियोमेट्रिक है ना डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स पृथ्वी में भूगर्भिक इतिहास रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। एक महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो फिर वो महान हिमयुग का संबंध है वो प्लीस्टोसीन से है। महान हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिम आच्छादन हुआ था। यह प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। यह युग की शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी एवं यह जो है 10,000 वर्ष पूर्व तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाय माना गया है? तो फिर वो 1650 से 1870 ईस्वी को। देखिए 1300 से 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाय माना गया है। अतः क्या है ना, तो ऑप्शन सी लगा सकते हैं हम लोग, मिलता जुलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? तो फिर वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व का काल जो वो डायनासोर का काल था। देखिए जुरेसिक कल्प जो है 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है, तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प को जो है डायनासोर का काल मतलब एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय अलग कैसे हुआ? तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रारंभ में क्या था ना, ये समतल भाग था। ठीक है, जिसे हम लोग पेंजिया कहें, ठीक है ना, और इसके आसपास जो पानी का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को वो पेंथालसा कहा गया और जो है वो ये फिर धीरे धीरे बढ़ते चला गया, जो आज का महाद्वीपीय आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले ये एक था जिसे पेंजिया कहा गया और इसके आसपास के पानी वाले क्षेत्र को पेंथालसा कहा गया। फिर महाद्वीप कैसे अलग हुआ? तो फिर वो प्लेट विवर्तन की क्रिया से महाद्वीप जो अलग हुआ, जो कि आज हम लोग दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया ये सब देखते हैं। देखिए महाद्वीप के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के उत्तरी भाग का निर्माण जो है वो विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ठीक है, ये प्लेट विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रभावित होती है। ठीक है, इस प्रकार ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रभाव के साथ ही स्थानांतरित करती है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो फिर वो उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। देखिए ये भूभाग जिसे हम लोग पेंजिया कहें, इसके चारों ओर का क्षेत्र पानी का क्षेत्र उसे पेंथालसा कहा गया। पेंजिया के उत्तरी भाग, ये पेंजिया का जब विखंडन हुआ, उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी भाग को जो लोरेशिया और दक्षिणी भाग को जो है वो है ना गोंडवाना कहा गया। ठीक है, लोरेशिया से जो है ऊपरी का भाग से पेंजिया का जो विखंडन हुआ है, ऊपर का भाग से जो जिसे लोरेशिया कहें उसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे। जबकि गोंडवाना में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो है ना ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक शामिल था। ये दक्षिण से और ये उत्तर से। ठीक है, जिसे बढ़ते चला गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो फिर उनमें से क्या शामिल था? तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। ठीक है, देखिए हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग पेंजिया पे डिस्कस करते हैं। पेंजिया जो है वो पेंजिया के उत्तरी भाग, ये उत्तर का भाग हो गया जिसे लोरेशिया, और दक्षिण भाग को जो है वो गोंडवाना कहा गया। ठीक है, और उत्तरी भाग लोरेशिया से वो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप इसमें और एशिया भी शामिल है। ठीक है, वो कैसे हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोंडवाना से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक शामिल थे। तो हम लोग अभी देखें लोरेशिया से फिर वो क्या ना एशिया का कुछ भाग था। ठीक है, कुछ भाग एशिया का था जिसमें ये भारत का ये पार्ट भी था हिमालय का। और उसके बाद गोंडवाना से क्या तो प्रायद्वीपीय भारत, तो इसके बीच में 33 सागर था। ठीक है, इसमें जो टक्कर होता है
ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये दोनों पार्ट से जो है प्रेजेंट का भारत जो है वो बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोकस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के मध्य पाई जाती है। कोकस प्लेट, ठीक है, कोकस प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूभाग था जिसे कहते थे, तो फिर हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना, ये पृथ्वी था। ठीक है, सॉरी देखिए हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना, फिर वो एक ही भूभाग था जिसे फिर हम लोग पेंजिया कहते थे। ठीक है, और उसके चारों और जो है पानी 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 था जिसे हम लोग पेथालसा कहे। फिर विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? वो पेंजिया कहें। और ये पेंजिया कहें विखंडन जो लोरेशिया और मतलब उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना में डिवाइड हुआ, तो फिर वो मुख है ना, विशाल भूभाग को पेंजिया कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? तो पेंजिया कहते थे। देखिए, कॉर्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। ठीक है, इस स्थल पिंड का नामकरण जो वो पेंजिया से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो फिर वो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र जो है वो, ये दोनों घटनाएं से जो क्या हुआ ना, जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। तो फिर वो दोनों स्टेटमेंट दोनों जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। देखिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप के अनुसार देखें तो फिर वो महाद्वीपीय विस्थापन तथा हिमाद्री चक्र दोनों ही घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलय क्रिया किसका परिमाण है? तो वलय क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल है, वलय है ना फ्रेंड्स। देखिए, ये जो पर्वत का निर्माण होता है उसी से रिलेटेड देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात बल ना, पृथ्वी का अंतर्जात बल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल मतलब क्षैतिज संचलन भी कहा जाता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक होता है संपीड़न बल सिकुड़ना, एक होता है तनाव बल टेंशन। ठीक है, संपीड़न बल से चट्टानों की मतलब प्लेट का जो संपीड़न बल होता है फ्रेंड, ये प्लेट है, ठीक है, ये आपस में टकराया है ना, तो ये क्या हो गया फ्रेंड? वो क्षैतिज बल। ठीक है, और इसी पैर में फिर खिंचाव हो गया ना, इसे टेंशन हो गया। तो संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, ये टकराता है तो चट्टाने जो है वो मुड़ जाती है और ऊपर उठे भाग को जो है वो अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति, ये जो है वो अपनति, ये जो है वो अभिनति करते हैं। तो इसी मोड़ को जो है वो वलय कहा जाता है। एक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो फिर वो विषुवत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, भूतात्विक ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त सभी जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिज परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिज परिवर्तन में अंतर्जात बल की भूमिका होती है। समान रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो तापीय विषमता तथा सेलों का संकुचन तथा विस्तार होना है। ठीक है, साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद गुरुत्वीय बल बल की भी प्रमुख भूमिका होती है, और भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी का घूर्णन है फ्रेंड्स, परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण भी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिज परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, पट इसमें से देखिए, शिवाहल जमाव जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, उसके बाद है पटसन जमाव जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ। बाघोर जमाव जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, ये बाघोर जमाव। और खतौनी जमाव जो है वो नव पाषाण काल एवं लघु पाषाण काल में हुआ। तो फिर ऑप्शन जो है वो 4 पहले हुआ, उसके बाद 1 पहले हुआ, उसके बाद 3 पहले हुआ, उसके बाद 2, तो ऑप्शन बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उसके उत्पन्न होने के कालानुक्रम अनुमान जो है व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड वो कवच वाले जीव। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फ्रेंड ना पहला कीट। ठीक है, उसके बाद हो जाता है पहला सरीसृप, उसके बाद होता है पहला स्तनधारी। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब थोड़ा सा सुन लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिसमें फ्रेंड सर्वप्रथम कवच वाले जीव, सबसे पहले फ्रेंड कवच वाले जीव उत्पन्न हुई, उसके बाद जो वो कीट, ठीक है, उसके बाद फिर वो सरीसृप, उसके बाद जो है स्तनधारी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो फिर वो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। देखिए, राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण जो है वो 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। वही एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो प्लीस्टोसीन युग
ये प्लेस्टोसीन युग है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से होकर 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा। ठीक है, इस तरह थार मरुस्थल के निर्माण और विस्तार का सब समय प्लेस्टोसीन युग के अंदर ही है। ठीक है, अंतर्गत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इनमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक जो है भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब हुआ करता था, लेकिन अब जो है गिरावट के चरण में क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थापित हुए हैं, तो ग्रेट लेक क्षेत्र और जो है पीटरवर्स इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग जो है वो, ये दोनों जो है वो, है ना, रॉस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अभी हम लोग विश्व का भूगोल में जो हम लोग पृथ्वी का चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स दिन और रात से रिलेटेड डिस्कस किए क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें और भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, जो आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में है, जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी पे हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।